नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज जो अपने ये जो 2 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, कल ही टेक्निकल हेल्पर का मेंस एग्ज़ाम, उस मेंस एग्ज़ाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो आज आपके लिए लेके आए हैं। इस क्लास के अंदर आपको जो है पता लगेगा कि पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का रहा है, दूसरा आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने सही हो रहे हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है या फिर अगर आपका एग्ज़ाम पहले हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। इस वीडियो के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि आज इस क्लास के अंदर आपका क्या रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया था, एक चिन्ह दिया गया था, जैसा कि आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको चिन्ह दिया गया था और पूछा गया था चिन्ह किसका प्रतीक है। भाई किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया था कि ये जो चिन्ह आपको दिखाया गया है ये किसका प्रतीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये आपका जो चिन्ह आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का चिन्ह है, तो आवश्यक चिन्ह है। आवश्यक चिन्ह जो है का प्रतीक आपको दिखाया गया है। तो 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह होते हैं, उस सुरक्षा चिन्ह में से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि तार का साइज मापा जाता है, यानी कि तार का साइज मापा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, आपको अगर जो है ऑप्शन में मिला था यहाँ पर SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, तो स्टैंडर्ड वायर गेज जो इसका राइट आंसर था, या फिर आपको मिला होगा इसके अंदर माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोमीटर, और असल में SWG, दोनों में से आपको कौन सा आंसर जो है वो आपको ऑप्शन में दिया गया था या दोनों दिए गए थे, वो नीचे जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप। अब देखिए जो है, अगर अपने बात करें इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक चालकता किसकी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक चालकता किसकी होती है, सर्वाधिक चालकता किसकी होती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो सर्वाधिक जो चालकता होती है वो किसकी होती है, आपको पता है कि जो चांदी है, चांदी की जो चालकता है वो सबसे जो है वो अधिक होती है। तो ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक चालकता किसकी होती है, तो चांदी जो था उसका राइट आंसर आपने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो आपको दिया गया था उसमें पूछा गया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, जो आपका फ्लेमिंग का दायां हाथ है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, यानी कि जो असल में राइट हैंड रूल है, तो असल में दाएं हाथ का जो नियम है उसमें आपका अंगूठा जो है, यानी कि दाएं हाथ के नियम में आपका अंगूठा जो है वो क्या दिखाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से रिलेटेड। तो अंगूठा दोस्तों चालक के घूमने की दिशा, घूमने की दिशा बताता है अंगूठा। यहाँ पर प्रश्न अंगूठे की जगह पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि अंगुली क्या दिखाती है, या आपसे पूछा जा सकता था कि जो राइट हैंड रूल है वो किस लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम टाइम में इससे रिलेटेड जो है वो 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोग जो है टेक्निकल की जो थ्योरी की क्लास है उसमें आपके पढ़ चुके हैं। अगर अपने बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था कि स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, यानी कि स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। स्प्लिट रिंग का कार्य पूछा था। स्प्लिट रिंग यानी कि कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक की बात हो रही है। दिक् परिवर्तक आपको पेपर में लिखा हुआ मिला था, कम्यूटेटर मिला था, स्प्लिट रिंग मिला था या विभक्त रिंग मिला था। अब आपको यहाँ पर नाम क्या मिला था वो मैटर करता है, ठीक है ना, कि आपको इन चारों में से जो भी नाम मिला हो उसका काम अगर पूछा गया है तो काम देखिए, अगर मैं बात करूँ तो AC को DC में बदलने का काम होता है भाई। अगर मैं बात करूँ AC को DC में बदलने का काम होता है, या फिर ऐसे पूछा जा चुका होगा भाई ये किसके समान कार्य करता है, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया था तो वहाँ पे आपको पता है
AC को DC में कौन बदलता है? तो AC को DC में बदलने का काम कौन करता है? तो रेक्टिफायर करता है। तो कई बार यहाँ पर रेक्टिफायर जो है वो आपको ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पर आपको रेक्टिफायर यानी कि मेटल रेक्टिफायर दिया जाता है कि असल में किसके समान कार्य करता है कम्यूटेटर, तो आपका जो है रेक्टिफायर के समान कार्य करता है। क्या काम करता है? तो AC को DC में बदलने का काम करता है। पेपर में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए DC जनरेटर में क्या काम करता है, तो DC जनरेटर में आर्मेचर में क्या होती है? हमेशा AC सप्लाई होती है। तो वहाँ पर आर्मेचर से आउटपुट में आपको DC देने का काम कम्यूटेटर करता है। लेकिन वही मोटर की बात आ जाए तो मोटर को हम इनपुट में सप्लाई कौन सी देते हैं? तो इनपुट में हम सप्लाई देते हैं DC। तो इनपुट जो DC सप्लाई है उसको आपका जो है अंदर जो है आर्मेचर तक AC पहुंचाने का काम करता है। तो यानी कि वहां पर आपका DC को AC में बदलने का काम करता है DC मोटर में। तो यहाँ पे तो कम्यूटेटर का सीधा कार्य पूछा गया था, तो सीधा तो AC को DC में बदलने के लिए। अब आपको DC जनरेटर में पूछे या DC मोटर में पूछा हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहा होगा। पूछा था कि असल में जो शेडेड पोल मोटर है, जो शेडेड पोल मोटर है में जो शेडिंग रिंग यूज करते हैं, यानी कि जो शेडिंग रिंग यूज करते हैं, ये शेडिंग रिंग का काम क्या है? तो देखो दोस्तों, शेडिंग रिंग जो होती है वो आपका दो काम करती है मेनली। एक तो मोटर को, जो आपने देखा होगा ये शेडेड पोल मोटर जो है ये आपकी सिंगल फेज की मोटर है, यानी कि जो शेडेड पोल मोटर की बात हो रही है, ये शेडेड पोल मोटर कौन सी मोटर है? सिंगल फेज की मोटर है। और सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो सेल्फ स्टार्ट करने की तीन विधियां होती है। एक तो आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस लगा के, दूसरा आपका कैपेसिटर लगा के, यानी कि जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर है या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर है उनमें, और तीसरा जो तरीका है वो शेडिंग रिंग यूज करके। तो ये जो शेडिंग रिंग का अगर काम पूछा गया हो तो शेडिंग रिंग का पहला काम तो क्या कह सकते हो? आपको ऑप्शन में मिला हो कि भाई मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, भाई मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, भाई मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इसलिए यूज किया जाता है। या फिर अगर मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए यूज में नहीं आ रही, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, तो असल में शेडेड पोल मोटर में असल में दो तरीके के पोल बनते हैं। एक तो जो आपका सेलिएंट पोल बनते हैं और एक शेडेड पोल बनते हैं। तो असल में वहां पर दो तरीके का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाने के लिए भी अगर बात आ जाए तो असल में जो शेडिंग रिंग है वो यूज की गई होगी। अब आपको ऑप्शन में कौन सा मिला था वो आप देख लीजिए। जो है मेरे पास जो स्टूडेंट है उन्होंने जितना याद रहा था उतना क्वेश्चन जो है वो मेरे को भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके बाद में पूछा गया था कि यूनिवर्सल गेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था भी दोस्तों, यानी कि यूनिवर्सल गेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था कि असल में यूनिवर्सल गेट जो है वो कौन से होते हैं, ऐसा प्रश्न रहा होगा। तो ये प्रश्न तो यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, ऐसा तो आपका जो पीछे जो एग्जाम मेंस एग्जाम हुआ था उस मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सेम प्रश्न, ठीक है ना। तो असल में इसके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे बोला था कि नोट प्लस और को मिला के कौन सा गेट बनता है, या फिर नोट प्लस एंड गेट को मिला के कौन सा गेट बनता है, यानी कि नोट प्लस एंड गेट को मिला के कौन सा जो है आपका गेट बनता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो नोट और को मिला के नोर गेट बनता है, और जो आपका नोट प्लस एंड गेट को मिला के असल में नेंड गेट बनता है भाई, असल में नेंड गेट बनता है। और ये दोनों के दोनों जो है असल में कौन से गेट है, तो यूनिवर्सल गेट है। इस यूनिवर्सल गेट का जो क्वेश्चन है वो जो टेक्निकल हेल्पर की जो मेंस एग्जाम था पीछे, ठीक है ना, उसमें पूछा जा चुका था। और ये जो आज वाली जो शिफ्ट थी कल वाली, यानी कि 2 नवंबर को जो शिफ्ट हुई है, इस शिफ्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था, तो वो पूछा गया था CFL, यानी कि CFL का पूरा नाम असल में क्या है। तो CFL का पूरा नाम क्या है, तो मैंने इसकी आपको एक PDF जो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल के दे रखी थी, उस PDF के अंदर जो है जितनी फुल फॉर्म थी उसके अंदर इसका नाम दिया हुआ है। इसका नाम था कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट जो है वो आपका लैंप, या फिर असल में CFL जो अपने बोल देते हैं, इसका पूरा नाम जो है वो पूछा हुआ था।
अगर मैं बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि इंसुलेशन जो यूज करते हैं, इंसुलेशन की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई पूछ रखी थी, तो केवी प्रति एमएम, यानी कि केवी प्रति एमएम इसका मात्रक होगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है इंसुलेशन का, तो केवी प्रति एमएम जो है वो आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन थे। अब देखिए इसके बाद में अगर अपने बात करें आगे जो है प्रश्नों की, तो इसके बाद के जो प्रश्न है उसमें पूछा गया था एक कैपेसिटर के रिगार्डिंग जो है न्यूमेरिकल आपको दे रखा है। भाई जो है आपके अगर कैपेसिटर जो है वो समांतर में जोड़ रखे हैं 4 कैपेसिटर, तो उन चारों कैपेसिटरों को समांतर में जोड़ने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका मान क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है। अब देखिए अपने बात करें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि असल में एक 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपका 8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और एक आपका जो है 16 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। एक आपको दिया गया है कि यहाँ पर 32 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और एक आपका जो है 64 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 64 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। तो ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला गया है कि टोटल कैपेसिटेंस सीटी का मान ज्ञात करो, टोटल कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करो। तो आपको एक बात बोली हुई है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि ये एक तरीके का अपवाद है। जिस तरह से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, कैपेसिटर जो है वो किस में जुड़ते हैं, समांतर में भी। किस कहाँ जुड़ते हैं, समांतर क्रम में जुड़ते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो C1 + C2 + C3 + C4, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू चारों की ऐड करोगे तो यहाँ पर 8 + 16 + 32 + 64, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 120 जो है माइक्रोफेरेड। और ये जो है इसका राइट आंसर था। जिस बच्चे ने किया है उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि अगर तुम लोगों ने क्लासेस पिछली क्वेश्चन आंसर वगैरह की देखी है तो उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर करवाया हुआ मिल जाएगा। अगर बात करें इसके बाद में तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा गया 11 नंबर, वो पूछा गया है कि अल्टरनेटर में स्टेटर का क्या कार्य है। अल्टरनेटर में भाई स्टेटर का क्या कार्य है, अल्टरनेटर में स्टेटर का कार्य पूछा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आपको मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, जिसने भी भेजा है क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और ऐड किया होगा। क्योंकि देखो स्टेटर की बात हो रही है तो इसके अंदर काम पूछा, तो काम वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि असल में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर वहां पर जो है आपका आर्मेचर जो है वो आपका स्थिर जो है वो आपका आर्मेचर है, या स्थिर जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। और वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है दो अलग अलग बनते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अलग बनेगा और असल में जो आपका रोटेटिंग आर्मेचर है उसमें अलग आंसर बनेगा इसका। अब देखो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था डीसी मोटर की गति मापी जाती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि डीसी मोटर की गति किसके द्वारा मापी जाती है। भाई आप जानते हो किसके द्वारा मापी जाती है, तो टेकोमीटर के द्वारा। टेकोमीटर के द्वारा इसकी जो गति है वो मापी जाती है। आप लोग जो है वो भली भांति जानते हो। और असल में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसके बाद में पूछा गया था, आपको ऑप्शन दिए गए थे 3-4, और असल में स्टूडेंट ने बोला कि सारे के सारे अचालक ही थे, और पूछा था कि निम्न में से कौन सा अचालक है। ऐसा प्रश्न दिया था कि निम्न में से कौन सा अचालक है, और जो सारे के सारे ऑप्शन दे रखे थे उसमें अब्रक है, बेकेलाइट है, ये सारे के सारे दे रखे थे, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे अचालक पदार्थी दे रखे थे, उपरोक्त सभी था उनका, उपरोक्त सभी जो है उसका आंसर था, उसने यही बताया है।
ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन दिया गया था नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग का कारण क्या है। यानी कि पूछा गया है कि दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग का कारण भाई देखो, दिक् परिवर्तक यानी कि सीधी सी बात है, कम्यूटेटर की बात हो रही है। कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग है उसका क्या कारण हो सकता है ये बताना है, तो ये पूछा गया था। तो दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग का कारण जो है वो क्या हो सकता है। तो पहली बात भाई एमएनए जो है वो अगर खिसक गया है, भाई एमएनए अगर खिसक गया है तो स्पार्किंग हो सकती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग दबाव जो है वो सही नहीं है, यानी कि कार्बन ब्रश पे स्प्रिंग दबाव सही नहीं है, तो ब्रश उसके साथ में जो फिसलता हुआ संपर्क है कम्यूटेटर के साथ में वो नहीं बना पाएगा, तो भी स्पार्किंग हो सकती है, ठीक है ना। या फिर कम्यूटेटर जो है उसके ऊपर दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो है कार्बन ब्रश अगर जमा हो गया लंबे टाइम से, तो दो कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो गए हो सकते हैं, तो भी स्पार्किंग हो सकती है। अब ये आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि आपको जो ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन किस टाइप के दिए गए थे, कौन सा ऑप्शन में दे रखा था राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि असल में कि पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग कहाँ होता है। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग कहाँ होता है। भाई ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा गया था हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड, तो वहां पर पूछा गया था कि पेल्टन व्हील टरबाइन कहाँ होती है। तो आपको बताया हुआ है कि पावर सिस्टम चैप्टर में आप पढ़ते हो, वहां पर जनरेशन के अंदर कि आपका पेल्टन व्हील टरबाइन कहाँ उपयोग होती है, केपलन टरबाइन कहाँ होती है, फ्रांसिस टरबाइन कहाँ होती है। तो असल में पेल्टन टरबाइन का जो उपयोग है, ठीक है ना, वो उच्च शीर्ष वाली जगह पे किया जाता है। भाई उच्च शीर्ष वाली जगह पे, यानी कि उच्च शीर्ष वाली जो जगह है उस जगह पे पेल्टन व्हील टरबाइन यूज की जाती है। भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पेल्टन व्हील टरबाइन कहाँ उपयोग होती है, तो उच्च शीर्ष वाली जगह पे। इसके बाद में पूछा गया था कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच भरा होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या भरा होता है। भाई आप सभी जानते हो कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या भरा होता है, अब्रक, या फिर जिसको आप लोग बोलते हो माइका भरा होता है। अब्रक या फिर माइका भरा होता है। अगर आपके ऑप्शन में अब्रक दे रखा था या माइका दे रखा था, तो दोनों में से जो भी दे रखा था वो राइट आंसर था, और आपने किया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये जो है डीसी जनरेटर चैप्टर जब मैंने आपको पीछे करवाया था तब आपको जरूर करवाया था इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब देखिए अगर मैं बात करूं, पूछा गया है कि श्रेणी RLC परिपथ है। भाई श्रेणी RL और C परिपथ है जो किस स्थिति में है, तो रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति में है। अनुनाद की स्थिति में है। भाई रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति में है। तो उसने पूछा है कि इम्पीडेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका जो है Z जो है वो बराबर हो जाता है R के। Z किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। रीजन आप जानते हो कि वहां पर RLC अगर रेजोनेंस परिपथ है तो उस स्थिति में XL बराबर XC की स्थिति होती है, और XL बराबर XC की स्थिति में हमेशा जो है Z जो है वो बराबर रह जाता है किसके, R के। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि असल में कैपेसिटर की जो सारणी है, कैपेसिटर की सारणी जो है, यानी कि कैपेसिटर की जो सारणी में जो भूरा रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है, कितने अंक को प्रदर्शित करता है, तो एक उसका राइट आंसर था दोस्तों। यानी कि कैपेसिटर की सारणी में जो भूरा रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है, एक को। जैसे आपका जो कलर कोड की जो सारणी है प्रतिरोध वाली, उसमें जो कलर है वही आपका इसका जो है वो आपका नंबर होता है। 19 नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है। भाई थर्मल पावर प्लांट की दक्षता
अगर मैं बात करूं तो थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो जानते हो आप 30% से कम होती है, क्योंकि ये जो असल में थर्मल पावर प्लांट है इनकी जो दक्षता है सबसे कम होती है। थर्मल पावर प्लांट है इनकी जो दक्षता है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ लॉसेज का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है अभी दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अरे तुमको ये भी बताना पड़ेगा क्या कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक है, तो बार बार बता चुका हूं मैं, और असल में यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ऐसा ही मात्रक अगर पूछा था तो ऐसा ही मात्रक होता है भाई वेबर। अगर वेबर आपको ऑप्शन में मिला हुआ था, यानी कि वेबर अगर आपको ऑप्शन में मिला था तो वो था, नहीं तो अगर आपकी बात आ जाए भी सीजीएस में मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस में मात्रक होता है इसका मैक्सवेल भाई, यानी कि एक अन्य मात्रक की बात आ जाए तो इसका एक अन्य मात्रक होता है मैक्सवेल। आपको कौन सा ऑप्शन में मिला हुआ था तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना आपने कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आए थे क्या भाई। अगर आए थे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका जो स्कोर है वो आपको क्या लगता है कि कितना आपका हो सकता है। इसके आगे के क्वेश्चन और भी है अपने, वो भी अपने देखते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट चुके हैं तो वो आप हमें जो है शेयर कर सकते हो हमारे साथ। अगर शेयर करते हैं तो उस स्थिति में हम वो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो भी लेके आते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि आर्मेचर में, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आर्मेचर जो है में आपका जो है शॉर्ट सर्किट, कहते हैं कि आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ये टेस्ट जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं। आर्मेचर में बात हो रही है, अगर मोटर में बात नहीं हो रही। मोटर में तो आप सीरीज टेस्टिंग लैंप है या मेगर है या मल्टीमीटर से यूज कर सकते हो, लेकिन आर्मेचर की बात हो रही है ओनली। तो आर्मेचर में जब भी बात आती है तो आर्मेचर में यूज होता है ग्राउलर भाई। ग्राउलर के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन जो है वो बना हुआ था कि आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्राउलर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि जो है चक्कर प्रति सेकंड, भाई चक्कर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है, चक्कर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्कर प्रति सेकंड में किसको व्यक्त किया जाता है, किसको व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि जो आवृत्ति है दोस्तों, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको साइकिल पर सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड ही आप बोलते हो, उसकी इकाई आपकी चक्कर प्रति सेकंड भी होती है, और इसके अलावा एक और इकाई भी होती है, वो क्या होती है, हर्ट्ज भी होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि तरंग दैर्ध्य का मान किसमें लिया जाता है। भाई तरंग दैर्ध्य का मान लिया जाता है, तरंग दैर्ध्य का मान किसमें लिया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो तरंग दैर्ध्य जो है उसका मान किसमें लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। अभी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोटर की बॉडी को आवेश रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटर की बॉडी को आवेश रहित किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटर की बॉडी को कैसे आवेश रहित किया जा सकता है। तो देखो मोटर है, उस मोटर की जो बॉडी है उस बॉडी में करंट आ रहा है, तो करंट को कैसे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उदासीन कर सकते हो, तो उस करंट को जमीन में भेजकर, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अर्थ करके जो है आपका उसको उदासीन किया जा सकता है या आवेश रहित किया जा सकता है, क्योंकि वो सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा भाई, जमीन में चला जाएगा। ये जो है इसका ऑप्शन हो सकता था वो।
अब आपको ग्राउंड करके अर्थ करके क्या ऑप्शन मिला था वो आप मुझे ज़मीन में भेजकर इस तरह का कोई प्रश्न मिला होगा। अब देखिए इसके बाद में बोला गया है एसी की संचरण लाइन, एसी की संचरण लाइन का लाभ, एसी की संचरण लाइन का लाभ क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो एसी की जो ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने का फायदा कि डीसी की लाइनें नहीं बिछाते, तो उसका फायदा ये कि यही है सबसे बड़ा कि एसी को अपने जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन आराम से कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप व स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से किया जा सकता है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए आपका एसी की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बिछाई जाती है अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि रिसाव करंट से सुरक्षा, कि रिसाव करंट से सुरक्षा, रिसाव करंट से सुरक्षा जो है किसके द्वारा जो है वो की जा सकती है, लीकेज करंट से बचाव जो है किसके द्वारा की जा सकता है। तो देखो लीकेज करंट से जो बचाव है वो ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसके द्वारा, या RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के द्वारा आपका किया जा सकता है अभी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 27 नंबर की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असल में ECC का पूरा नाम, तो यहाँ पर अर्थ जो है कंडक्टर जो है वो आपका कंटिन्यूटी, आपका कंडक्टर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर जो है वो इसका पूरा नाम था। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह आवर्त जो है युक्ति, यानी कि वह युक्ति जो एसी को डीसी में, एसी को डीसी में वह डीसी को एसी में, यानी कि बदले, क्या कहलाती है, बदलती है, वो क्या कहलाती है। तो देखो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदले, दोनों चीजों को बदले, तो वो कहलाती है भाई रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। अब आपको ऑप्शन में रोटरी कन्वर्टर मिला था क्या, या कई बार सिंक्रोनस कन्वर्टर भी मिल जाता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको एग्जाम टाइम में क्वेश्चन मिला था। अब इसके अलावा आपको मिला था एक क्वेश्चन कि स्विच व सुरक्षा युक्ति की तरह, यानी कि स्विच व सुरक्षा युक्ति की तरह उपयोग किया जा सकता है। स्विच और सुरक्षा युक्ति की तरह उपयोग किया जा सकता है किसका। तो देखो एक स्विच की तरह जो काम कर सके और एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे भी काम कर सके, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन में जो दिया हुआ था, मैंने सुना है वो था MCB, ठीक है ना। यानी कि MCB को आप स्विच की तरह ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो, और एक तरह से सेफ्टी डिवाइस यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाव के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको दिए हुए थे, और जो है वो आप खुद अनुमान लगाइए कि पेपर जो था वो आज किस शिफ्ट का था, वो हार्ड था या फिर जो है वो पेपर का जो लेवल था वो एवरेज था, या फिर आपका जो पेपर था वो बेसिक लेवल का था, जैसे आपका पहले जो एग्ज़ाम जो पूछा गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, और बाकी जो है इसी पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका मान के चल सकते हैं कि 10-15 दिन 20 दिन के अंदर जो है वो आपका इसकी जो आंसर की है वो भी जारी करने की संभावना वो है बन रही है। तो हो सकता है इसकी आंसर की जल्दी आ जाएगी। बाकी उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। पेपर के अंदर यही क्वेश्चन पूछे हुए थे क्या, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।